आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो रोशनी में। और आज शुरुआत करते हैं फिर से अपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ की। अभी तक हम चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 6, हमारे 6 की एनसीईआरटी द अर्थ और हैबिटेट का। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 6 है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। लैंडफॉर्म्स क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, ये सब क्या क्या होता है उनकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो ये आपके लिए अच्छा है। फिर जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिलेगा आपको। एक एमसीक्यू है जिसको आपको सॉल्व करना है, एक राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करना है, और फिर अपकमिंग वीडियो के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लैंडफॉर्म क्या है? अर्थ पर जो भी नेचुरल फीचर हम देखते हैं, वेदर इट्स अ माउंटेन, एक रिवर, एक वैली, जो भी चीज़ हम देखते हैं वो क्या है? एक लैंडफॉर्म, फॉर्म ऑफ लैंड, हाउ लैंड इज शोन टू अस, विच फॉर्म ऑफ लैंड वी सी, ये है लैंडफॉर्म। ठीक है, तो ये एक फीचर ऑफ अर्थ है। जैसे हमने देखा कि जो भी अर्थ की सरफेस जहाँ पर जैसी है, जैसे कि ज़्यादा उठी हुई है तो हम उसे बोल देंगे कि माउंटेन है, थोड़ी कम उठी हुई है तो हम उसे बोल देंगे कि प्लेटू है, थोड़ी गहरी है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ट्रेंच के बारे में, तो ट्रेंच इज ऑल्सो लैंडफॉर्म, खाई टाइप की जगह जो समुद्र के अंदर है, जो ओशंस के अंदर है, उसे हम कह रहे हैं ट्रेंच। तो ये भी एक तरीके का लैंडफॉर्म हुआ। तो 4 मेजर लैंडफॉर्म में अर्थ को बांटा जाता है: माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। हिल्स एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है। हिल्स को अगर वो हिल्स ज़्यादा ऊंचे हों तो हम माउंटेन्स कहेंगे, थोड़े कम ऊंचे हों तो हम उन्हें प्लेट्यूज कहेंगे, बस ये डिफरेंस है। तो हिल इटसेल्फ इज कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। माउंटेन्स और प्लेट्यूज का एक में इसका डिवीजन किया जा सकता है। माइनर लैंडफॉर्म में बहुत अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स आते हैं: बर्ड्स, कैनियंस, वैलीज, बेसिन्स। ये सब चीज़ें अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। बस आप इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो सकते हो अगर आप चाहो तो, पर फिलहाल अभी हम उस तक नहीं पहुंचेंगे। यू कैन लीव इट। ठीक है, अब लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं। लैंडफॉर्म 2 प्रोसेस से बनते हैं, एक होता है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल मतलब जो अर्थ के अंदर की एक्टिविटी की वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ को अर्थ की स्किन बोले तो अर्थ की स्किन के अंदर मैंने आपको बताया था अर्थ की 3 लेयर है: कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट और मेंटल के बीच में जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो अर्थ की स्किन पे या तो उठाव आ सकता है या फिर सिंक हो सकती है ऊपर की सरफेस। ठीक है, या तो ऊपर चली जाएगी या फिर नीचे आ जाएगी, और अगर दोनों ही नहीं हो रहा तो वैसे ही रहेगी। तो ये जो होता है या तो अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड होगा या फिर सिंकिंग ऑफ लैंड होगा। ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। इंटरनल फोर्सेस मतलब यहाँ पे हम अर्थ के अंदर की हीट की बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर आपने आइस को कभी वाटर पे फ्लोट करते हुए देखा हो, बहुत बड़े आइस शीट्स को अगर आपने कभी वाटर पे फ्लोट करते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कि ये आराम से ऊपर तैरती रहती है। ऐसे ही आपको इमेजिन करना है आपके नीचे की ज़मीन को, जो कि एक बहुत बड़ी, काफ़ी सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बहुत बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो कि प्लेट्स जो अर्थ की सेकेंड लेयर है, जो मेंटल है उसकी अपर मोस्ट लेयर है, उस पर फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं वो अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो मॉल्टन लेयर पे फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, और इस फ्लोट की वजह से वो कभी आपस में टकराती हैं, कभी दूर जाती हैं, जब एक दूसरे के कभी ऊपर आ जाती हैं। तो इसकी वजह से बाहर जो हमें लैंडफॉर्म में चेंजेस दिखते हैं, उन ऐसे चेंजेस को क्या कहेंगे? ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या हो सकता है? इरोजन हो सकता है या डिपोजिशन हो सकता है। इरोजन मतलब अगर कोई सरफेस
ऊपर से हट के इरोड होके कहीं और चली जा रही है, मतलब जैसे माउंटेन में से स्टोन्स हटे जा रहे हैं, बहुत तेज अगर रिवर आ रही है तो वो वहां से स्टोन्स को बहा के ले जाएगी, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इरोजन। और आगे जाके नीचे ढलान पे क्या कर सकती है, वो उसे सेट कर देगी, वहीं पे ही सेटल कर देगी। क्या क्या स्टोन्स हो सकते हैं, सिल्ट हो सकती है, क्ले हो सकती है, जो भी ये पहाड़ से उठा के लाई उसे यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, डिपोजिशन। तो ये एक्सटर्नल हुआ क्योंकि अर्थ की सरफेस के ऊपर हो रहा है और इंटरनल अर्थ की सरफेस के अंदर। ठीक है, तो दो प्रोसेस से लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। अब ये देखिए एजेंट्स ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में कौन कौन काम करता है, वाटर, जैसे मैंने आपको बोला एक तेज नदी अगर जोर से बहती हुई आ रही है। टेम्परेचर वेरिएंस, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर एकदम से ड्रॉप कर रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब सनरेज बहुत ज़्यादा से बढ़ रही है, तो चीज़ों का क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से भी वेदरिंग या फिर मतलब जो ऊपरी की सरफेस है वो टूट टूट के आगे बह जाएगी, आगे चली जाएगी। विंड से हो सकता है, हवा अपने साथ उठा के ले जा सकती है। आइस शीट्स बड़ी बड़ी जा रही हैं तो अपने साथ नीचे की सरफेस को घिस के ले जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गए एक्सटर्नल एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, ये है एजेंट्स ऑफ इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में इंटरनल हीट ऑफ अर्थ, ठीक है, प्लेट मूवमेंट जो मैंने आपको बताया, ये देखिए ये समुद्र है और उसके ऊपर आइस शीट जा रही है। इसी तरीके से हमारी प्लेट्स भी अर्थ के एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, जो मेंटल होती है, जो मेंटल लेयर है, ठीक है, मेंटल लेयर की जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर पर हमारी जो सारी प्लेट्स हैं, अर्थ की प्लेट्स हैं, वो फ्लोट करती रहती हैं, तो आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर जाती हैं और कई बारी साइड से निकल जाती हैं। तो ये सब तीन प्रोसेस होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर फिलहाल बस ये ध्यान रखिए कि उसकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो किस तरीके के मेजर ग्रुपिंग ऑफ लैंडफॉर्म हो सकती है, माउंटेन्स पूछ सकते हैं, प्लेटूज हो सकते हैं और प्लेन्स हो सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, तो अब माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन क्या है, कोई भी नेचुरल एलिवेशन, अगर कोई चीज ऊपर उठ रही है, ठीक है, तो उसे हिल कहेंगे। लेकिन अगर वो 600 मीटर से 600 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है तो उसे क्या कहेंगे, माउंटेन। माउंटेन की एक समिट होती है, जो टॉप होता है उसे कहते हैं समिट। ठीक है, माउंटेन टॉप इज समिट, माउंटेन पीक। जो ऐसे जाता हुआ, देखिए अगर कोई हम इसे इमेजिन करें कि कोई इंसान बैठा है तो ऐसे जाता हुआ क्या होता है, उसका शोल्डर, इसलिए ऐसी कोई स्लाइड करती हुई कोई जगह है तो उसे हम बोलेंगे शोल्डर। लेज क्या होता है, अगर कोई क्लिफ या स्ट्रेट वॉल में से कोई नैरो वॉल ऐसे बाहर आए तो उसे क्या कहेंगे, लेज। ठीक है, ये रिज है, और अगर ऐसे बीच में एक छोटी सी खाई टाइप की बन जाए और फिर से वापस एलिवेशन हो तो इस ये जो जगह बनेगी, जो कॉन्वेक्स शेप बनेगी, इसे कहेंगे सैडल। ऐसे ही अगर कुछ डीप वैली किसी उसमें बन रही है तो उसे कहेंगे कॉल। अगर एक पतली सी, एक बहुत पतली सी सरफेस ऊपर जा रही है और फिर वापस नीचे आ जा रही है तो इसे क्या कहेंगे, पिनेकल। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर अगर बन जा रहा है माउंटेन के बीच में तो इसे कहेंगे डाइक। और उसका जो फ्लैट सरफेस होगी, फ्लैट जो बहुत ज़्यादा स्टीप जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे कहेंगे फेस। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप इस डायग्राम से याद रख सकते हो। फिर जो माउंटेन होती है वो उसका एक स्मॉल समिट होता है और ब्रॉड बेस होगा, जो बेस होगा वो बहुत काफ़ी चौड़ा होगा, है ना। ठीक है, तो जैसे हम माउंटेन पे ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर, क्लाइमेट का टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है। ये हमने देखा था कि हिल स्टेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि एज वी गो हायर टेम्परेचर रिड्यूस होता है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, एस माउंटेन में जो फ्रोजन रिवर होती है, जो पानी जम जाता है आइस शीट के फॉर्म में, उसे कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, फिर हार्श क्लाइमेट की वजह से माउंटेन्स में लोग बहुत कम रह पाते हैं। रेंजेस क्या होती है, जब माउंटेन्स, खूब सारे माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज हो जाए, ठीक है, ऐसे इस तरीके से लाइन से अरेंज्ड हैं कुछ, तो इन्हें क्या कहेंगे, माउंटेन रेंजेस।
ठीक है। तो हमारे हिमालय में भी ऐसी टाइप का अरेंजमेंट है, इसे हिमालयन रेंज कहते हैं, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, फिर होते हैं फोल्ड माउंटेन और तीसरे होते हैं वोल्केनिक माउंटेन। तो सबसे पहले हम ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। जब टेंशन या कंप्रेशन, ठीक है, टेंशन मतलब 2 पार्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हो और कंप्रेशन मतलब एक दूसरे की तरफ फोर्स आ रहा हो। तो टेंशन या कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, एक पोर्शन ऊपर चला जाता है और एक पोर्शन नीचे चला जाता है, ठीक है। ये नीचे चला गया और एक पोर्शन ऊपर चला गया। तो जो ऊपर चला जाता है उसे कहते हैं हॉर्स्ट और जो नीचे चला जाता है उसे कहते हैं ग्रेबन, ठीक है। तो इस तरीके से जो माउंटेन फॉर्म होती है उन्हें कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। इसका ये एग्जाम्पल है राइन वैली एंड वॉस्जस माउंटेन इन यूरोप। तो ये जो वैली है ये अपर राइन वैली है और ये जो ऊपर की तरफ है ये वॉस्जस माउंटेन है। पर इसकी एक चीज देखिए कि यहाँ पर ऐसे ही हुआ था, ये वाला जो वैली पोर्शन है ये नीचे चला गया और ये पार्ट ऊपर आ गया। तो दिस इज हॉर्स्ट एंड दिस वैली राइन वैली इज ग्रेबन, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट माउंटेन है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जो होता है उनमें लेयरिंग होती है। आप अगर एक पेपर को पकड़ के दबाएं तो वो ऐसे ऐसे करके लेयर्स बनानी शुरू कर देगा, ठीक है। एक फ्लैट पेपर को दोनों साइड से अगर हम प्रेस करें तो क्या होगा, ऐसे लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी। सेम केस होता है अर्थ की सरफेस पे। जब अर्थ की सरफेस को दोनों तरफ से फोर्स लगता है, इधर से भी, तो वो क्या होने लगती है, फोल्ड होने लगती है। तो ये जो फोल्डिंग होती है उसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे क्या बन जाती है, माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स होती है इन्हें कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, फॉर्म्ड बाय द इफेक्ट्स ऑफ फोल्डिंग ऑन लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब 2 तरीके की ये हो सकती है, एक हो सकती है यंग फोल्ड माउंटेन्स और एक हो सकती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब जिनके बनने को वो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे हमारे हिमालयाज हैं या एल्प्स हैं, तो ये दोनों कैसी माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन। लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या है, हमारे इंडिया में जो अरावलीज हैं, राजस्थान में, दिल्ली के छोटा सा पोर्शन, ये जो माउंटेन है ये बहुत पुरानी माउंटेन है, ये बहुत पुराने टाइम की है, तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ऐसे अपलैशियंस माउंटेन है जो नॉर्थ अमेरिका में, यूराल्स इन रशिया। हमने क्या पढ़ा था पहले, यूराल यूरोप और एशिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है, बीच की बाउंड्री जैसा है। जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑफ अदर लेक्चर। यहाँ पे बस ये ध्यान रखिए कि ये ओल्ड माउंटेन्स है, ये बहुत पहले की बनी हुई है और अब इनके जो टॉप्स हैं, जब हिमालय के टॉप दिखते हैं तो ये पीक्स देखिए बहुत शार्प है, ये हिमालय माउंटेन है, इनके पीक्स बहुत शार्प हैं। लेकिन जब हम अरावली के पीक देखते हैं तो ये जो टॉप्स हैं ये घिस चुके हैं, ठीक है, ये राउंड शेप के हो गए हैं, कोनिकल से ये राउंड शेप के हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, इरोजन, बहुत सारे साल में विंड इरोजन, रिवर इरोजन, इन सब की वजह से अरावली का ये जो टॉप्स हैं वो सब घिस चुके हैं, उनकी हाइट कम होती जा रही है, जबकि हिमालय की हाइट एवरी ईयर बढ़ जाती है, ठीक है, अभी बढ़ रहे हैं, अभी ये डेवलप होने की स्टेज पे है। फिर नेक्स्ट माउंटेन है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है, जब वॉल्केनो से माउंटेन बनती है। हमारी अर्थ के अंदर क्या होता है, मॉल्टन मेटल्स, मॉल्टन सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है स्टेनोस्फीयर में, तो यहाँ से मेंटल जो इंटरनल हीट ऑफ अर्थ है वो इसको सपोर्ट करती है। तो अंदर एक जब बहुत ज़्यादा हीट इकट्ठी हो जाती है तो एक बन जाता है मैग्मा चैम्बर। फिर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है तो ये मैग्मा चैम्बर सरफेस से बाहर आने की कोशिश करता है। जब ये बाहर आ जाता है तो ये मॉल्टन मैग्मा क्या कहलाता है, लावा, ठीक है। जब मैग्मा पॉइंट से ये जो वेंट है, ठीक है, ओपनिंग है, ये जो छेद है, यहाँ से जब बाहर आ जाता है इसे कहेंगे वेंट। वेंट से जब बाहर आ जाता है तो इसे कहते हैं लावा, ठीक है। अब जब ये वेंट खुद ही अपने ऊपर फूट जाए, ठीक है, तो इसे कहेंगे क्रेटर, मतलब बड़ा सा माउथ बन जाए यहाँ पे, तो उसे कहेंगे क्रेटर। यहाँ से क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर निकलने वाला होता है तो उसके साथ साथ केवल मैग्मा नहीं निकलता, वॉल्केनिक बॉम्ब्स मतलब बड़े बड़े पत्थर जो कि
बाहर गिरते हैं तो बहुत तेज शोर करते हैं, तो इन्हें वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहते हैं। एशेज निकलती हैं, धुआं उठ जाता है बहुत ज़्यादा, स्टीम, हवा और डिफरेंट टाइप की गैसेस भी निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैग्मा के फॉर्मेशन के टाइम, मतलब वॉल्केनो के फॉर्मेशन में निकलती हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी कॉन्स क्या है? अगर मेन वेंट से ना निकल के साइड से भी, अंदर ओवर प्रेशर होने की वजह से साइड से भी मैग्मा बाहर आने लगे, बाहर आके क्या बन जाएगा? लावा। तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेंट कॉन्स, सेकेंडरी वेंट। ठीक है, मैग्मा और मैग्मा चैम्बर। तो ये वाला डायग्राम आई होप क्लियर होगा। तो मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हेन इट ब्रेक्स थ्रू द अर्थ्स क्रस्ट। अब एक चीज देखिए, एक बार वॉल्केनो बाहर से लावा बाहर आया, एक लेयर बनी, ठीक है, फिर लावा सेकेंड टाइम बाहर आया, दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी। तो इस तरीके से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि आता है, फिर ठंडा होता है, जम जाता है, फिर से दोबारा थोड़े टाइम बाद वो वॉल्केनो फूटता है, फिर वापस लावा बाहर आता है। तो इस तरीके से पूरा के पूरे माउंटेन फॉर्म हो जाते हैं। तो ये कैसा है? माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, जो हमने देखा था कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, तो वो कैसे बना हुआ है? वॉल्केनिक माउंटेन है ये। माउंट फुजियामा जो जापान का है, ये भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, तो इसमें से ऐश, लावा, ये सब की सब बाहर आते हैं। ठीक है, और लेयर पे लेयर बनती जाती हैं, जिससे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब माउंटेन्स के क्या एडवांटेज है? माउंटेन से क्या मिलता है हमें? वाटर, क्योंकि मोस्टली जितनी भी रिवर है वो उनका ओरिजिन कहाँ होता है? माउंटेन्स में। वो पानी लेके आती हैं और फिर हमें पानी और बाकी चीज़ें मिलती हैं। तो ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर है। इरिगेशन एंड जनरेशन, जब ऊपर से रिवर आती हैं तो हम डैम बना सकते हैं। ठीक है, डैम बना के इस पानी को बाकी जहाँ पे पानी का सप्लाई नहीं है वहाँ पर भी सप्लाई कर सकते हैं, तो इरिगेशन हो सकता है। प्लस ऊपर से हाइट से पानी गिरने की वजह से इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है, टरबाइन लगा के उसे ये पानी का फोर्स उसे घुमा देगा और जिससे क्या बन जाएगी हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी करा जा सकता है। जो माउंटेन्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे टी हो गई, बीन कॉर्न हो गया, स्क्वैश, और भी बहुत सारी वैरायटी की क्रॉप्स उगाई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे कौन सी फार्मिंग होती है माउंटेन्स में? टेरेस फार्मिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी जगह नहीं होती, लेकिन टेरेस ऐसे स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जहाँ पर क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है, ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी आइडियलिक साइट है। यहाँ पे लोग बाग घूमने आते हैं क्योंकि मौसम अच्छा रहता है, और प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सब की सब माउंटेन्स में पॉसिबल है। इसलिए माउंटेन के बहुत सारे फायदे हैं। फिर आते हैं प्लेटूज। प्लेटूज क्या है? ये भी माउंटेन टाइप के ही हैं, लेकिन जब हमने कहा था कि माउंटेन्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन 600 मीटर्स, ठीक है, 600 मीटर से ऊपर की हाइट वाले को हम माउंटेन कहते हैं मोटे तौर पे। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हम उन्हें ही कहेंगे, पर नॉर्मली 600 मीटर से ऊपर की हाइट है तो माउंटेन कहते हैं। लेकिन अगर 200 मीटर, 600 से 200 मीटर की हाइट वाला कुछ है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लेटू। ठीक है, तो प्लेटू के दो फीचर है, एक तो इनकी हाइट माउंटेन से थोड़ी कम होती है, दूसरी चीज ये फ्लैट टॉप टेबल लैंड होते हैं। मतलब अगर किसी लैंड का जो टॉप पोर्शन है वो फ्लैट हो, ऐसे हाई लैंड का फ्लैट जो टॉप पोर्शन है फ्लैट टेबल लाइक है, तो उसे क्या कहेंगे? प्लेटू। ये देखिए, ये स्टीप साइड है, ये मतलब एक बिल्कुल स्टीप साइड जा रही है और लैंड दूर तक कैसा है? फ्लैट टेबल लाइक। तो ये क्या है? प्लेटू है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दूरी तक फैले हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया का डेक्कन प्लेटू है, ये बहुत पुराना प्लेटू है। तो जैसे माउंटेन को हम यंग एंड फोल्ड प्लेटू में डिवाइड करते हैं, वैसे ही प्लेटूज को यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स में डिवाइड करते हैं, वैसे ही प्लेटूज को भी यंग एंड फोल्ड प्लेटूज में डिवाइड किया जा सकता है। जो तिब्बतन प्लेटू है, ये चाइना का है प्लेटू है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है। इसकी हाइट इवन कई माउंटेन से भी ज़्यादा है, 3000 मीटर्स से भी ज़्यादा हाइट है इसकी। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू सबसे ज़्यादा हाइट वाला प्लेटू है, इसकी हाइट 3000 मीटर से भी
ज़्यादा है, 3000-4000 मीटर्स, क्योंकि हाइट वेरी करती है अलग अलग जगह पे। फिर अफ्रीकन प्लेटू जो है वहाँ से गोल्ड माइनिंग या डायमंड माइनिंग की जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि अफ्रीका किस चीज़ के लिए फेमस है, गोल्ड और डायमंड के लिए। तो ये यहाँ पे कहाँ से मिलता है, अफ्रीकन प्लेटू से, ठीक है। फिर छोटा नागपुर प्लेटू, इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ पर आयरन, कोल, मैग्नीज ये सब है, इसलिए आप अगर नोटिस करोगे तो छोटा नागपुर प्लेटू के पास इंडिया की मेजर स्टील प्लांट हैं, ठीक है। तो ये आप पता करो कि इंडिया के स्टील प्लांट मेजर कौन कौन से और कौन कौन सी लोकेशन में है। तो यू विल नोटिस कि छोटा नागपुर प्लेटू जहाँ पे है वहीं पर ही आसपास सारी स्टील प्लांट, सबसे बड़े स्टील प्लांट्स वहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, कोल मिल जाता है, मैग्नीज मिल जाता है, तो इन सब का यूज होता है स्टील बनाने में, ठीक है। फिर आता है लावा प्लेटू जो है उनमें क्या होता है, वो ब्लैक सॉइल जनरेट होती है, क्योंकि लावा बाहर निकलता है, फिर ऊपर जमता जाता है, फिर वापस निकलता है, फिर ऊपर जमता जाता है, तो इससे क्या होती है, ब्लैक सॉइल बनती है। और ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है, फर्टाइल होती है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से उग पाती हैं, ठीक है। तो इसलिए लावा प्लेटू भी इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ वाटरफॉल्स हैं इंडिया के जो बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, तो आप इनकी लोकेशन ध्यान रखिए और कौन सी रिवर पर हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हुंद्रू फॉल है, ये छोटा नागपुर प्लेटू में ही है, और कौन सी रिवर पे है, सुबर्ण रेखा, ठीक है। ऐसे ही जोग फॉल्स है जो कि शरावती रिवर पे है, जो कि कर्नाटका प्लेटू में है, ठीक है। तो इन दोनों प्लेटू के नाम आप ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स क्या है, अभी तक मैंने आपको बताया अबव 600 माउंटेन्स हो गए, बिलो 200 मतलब 200 to 600 प्लेटूज हो गए। अब 200 तक की, मैक्सिमम 200 तक की हाइट हो तो ये क्या कहलाएंगे, प्लेन्स, ठीक है। ये फ्लैट लैंड है, लार्ज एरिया में फैले हुए, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हुए। यहाँ पर क्या होता है, इतनी ज़्यादा जो रिवर्स ऊपर माउंटेन से आती हैं वो जो डिपोजिशन का काम करती हैं वो कहाँ करती हैं, ये प्लेन्स पर। तो प्लेन्स पे लेयर बाय लेयर ये क्या क्या जमाती जाती हैं, जो भी ये ऊपर से लाई हैं, जैसे कि सिल्ट ले आई या क्ले ले आई या स्टोन्स ले आई, तो ये लेयर बनती रहती है और ये जो पतली सी लेयर बन जाती है ये पूरा के पूरे प्लेन्स डेवलप कर देती है, ठीक है। तो इस प्लेन्स में क्या होता है, एक तो फर्टाइल लैंड हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें, नई मिट्टी आती जा रही है, और तो फर्टाइल लैंड होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, प्लस ये यहाँ पे हमारे लिए रोड बनाना बहुत इजी होता है, ठीक है। क्योंकि फ्लैट लैंड पे आप रोड बना सकते हो लेकिन माउंटेन पे रोड बनाना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए ये इस पे ये कनेक्टेड भी होता है। और इसी वजह से जो प्लेन रीजन है वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको खाना भी मिल जाता है, रहने की जगह घर बनाना आसान होता है फ्लैट सरफेस पे, है ना। रिवर्स और ट्रिब्यूटरी ही इनको बनाती हैं तो पानी की भी कमी नहीं होती। तो हमारे इंडिया के जो फेमस फ्लैट प्लेन्स हैं वो हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और ये जो यांगतेज प्लेन है ये चाइना का प्लेन है, ये जैसे हमारे यहाँ पे इंडो गैंजेटिक प्लेन बहुत ज़्यादा फेमस है वैसे ही चाइना में ये प्लेन बहुत ज़्यादा फेमस है इस नदी के, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा समझाया हुआ है, रिवर इरोड करती है माउंटेन को, फिर रिवर लोड कैरी करती है स्टोन्स वगैरह, स्टोन्स और सिल्ट वगैरह, और फिर ये उन्हें जाकर डिपॉजिट कर देती है, और जहाँ डिपॉजिट करती है वहाँ पे क्या होता है, प्लेन्स बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपकी, ये तो आपकी बुक में दी हुई है। हमने देखा था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8850 मीटर्स, लेकिन और हमने कहा था ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन मोनाकी जो है हवाई में, ये पैसिफिक ओशन के अंदर का माउंटेन है, ठीक है, अंडर सी माउंटेन है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर माउंटेन है, और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, ये 10,205 मीटर्स ऊंचा है। तो मोनाकी माउंटेन इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, बट इट इज एन अंडर सी माउंटेन, इसलिए इसकी हाइट हम उतनी नहीं मान सकते, क्योंकि हम हाइट कहाँ से नापते हैं, फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल के तो ये नीचे है ना। लैंडफॉर्म्स ऑफ रनिंग वाटर, इसका ओरिजिन सी लेवल से नीचे। अब देखो जो मैंने आपको मेजर लैंडफॉर्म्स बताए, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स, इसके अलावा
जब हम डिटेल में लैंडफॉर्म्स की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि हर चीज़ पे जितने भी डिविजन्स हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं रनिंग वाटर से क्या क्या लैंडफॉर्म बन रहे हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उनको अगर हमें देखूँ तो एल्यूवियल फैंस, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज, मियंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, ये सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ग्लेशिएशन से ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी आपको ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू दीज टर्म्स, ताकि आप ये ध्यान रखो कि कोस्टल लैंडफॉर्म की बात करें तो हम बीचेस की बात करें, डून्स की बात करें, क्लिफ की बात करें, मतलब आप इन वर्ड से एटलीस्ट फेमिलियर हो जाओ। मैं इन्हें एक्सप्लेन करूंगी अपने आने वाले लेक्चर्स में, तो आप धीरे धीरे इनसे फेमिलियर हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। तो जस्ट गो थ्रू दीज स्लाइड्स, दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इनके जो नाम हैं उनको एक बार गूगल करिए या थोड़ा सा पता करने की कोशिश करिए कि ये क्या होते हैं, तो आपको इन लैंडफॉर्म्स के बारे में क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आप कनेक्ट कर पाओगे इजीली। ठीक है, ओके। तो आगे ये देखिए, जैसे कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो आप समुद्र के किनारे जो जो स्ट्रक्चर आपको दिख सकते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं। जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको क्या क्या लैंडफॉर्म्स दिखेंगे, क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं, ये सब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओएसिस क्या होता है कि जब बहुत पूरे रेगिस्तान में दूर दूर तक जहाँ पे पानी नहीं होता, जहाँ पे हरा भरा नहीं होता, एक छोटी सी जगह मिल रही है जो आसपास ग्रीनरी से भरी हुई है, जिसके बीच में पानी है, तो इसे क्या कहते हैं, ओएसिस। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स आपको, इन सबको गूगल करिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इस्थमस इज अ नैरो वाटर चैनल। नो, इस्थमस क्या है, नैरो लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड मासेस, तो ये गलत हो गया। दूसरा है स्ट्रेट इज अ नैरो पीस ऑफ लैंड। नो, स्ट्रेट इज अ नैरो पीस वाटर चैनल कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था, बिलो ट्रू कौन से है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट था, अभी आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, बताइएगा इसका आंसर। ये एक राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करना है, लिखिए इसके बारे में, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी। अगले चैप्टर जो एनसीईआरटी का है वो है आवर कंट्री इंडिया। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने वर्ड लेवल पे पढ़ा कि पूरी अर्थ पे क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होगा, ये सब की सब पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम इंडिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है, तो बी रेडी, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 6 हमारा अगला टॉपिक है। ओके, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जो भी मैं अब लेक्चर्स डालूंगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, लाइक करिए अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इसका फ़ायदा सब उठा पाएँ। एजुकेशन दूर तक पहुंचाना अच्छी बात है। ठीक है, तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे इन होम, स्टे हेल्दी, take care, bye bye.